बहुत समय पहले की बात है। नदियापुर गांव में एक बूढ़ा आदमी रामदास अपने बेटे अमन के साथ रहा करता था। रामदास के पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन के सहारे ही उन दोनों का गुजारा होता था। अमन उन खेतों में मेहनत से काम करता था। एक दिन की बात है, रामदास का दोस्त केशव उससे मिलने आता है। अरे भाई रामदास, कैसे हो? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलने आया हूं। तबीयत कैसी चल रही है तुम्हारी? सब ठीक है केशव, तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारी बेटियां कैसी है? मैंने तो उन्हें छोटी सी थी तब देखा था, अब तो बहुत बड़ी हो गई होंगी। हाँ भाई, अब तो शादी लायक हो गई हैं। और हाँ, तुम्हारा भी तो एक बेटा है अमन, वो भी तो शादी लायक हो गया होगा। उसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ केशव, शादी लायक तो हो गया है, लेकिन तुम्हें तो पता है शादी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तब अमन की शादी के बारे में सोचूंगा। रामदास, तुम्हें तो पता है हर चीज का एक वक्त होता है। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, अगर सही समय पर उसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं तुमसे कुछ बात करने आया था, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। केशव, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझसे कैसा संकोच करना। कहो, क्या कहना चाहते हो? रामदास, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम अपने बेटे के लिए मेरी बड़ी बेटी मुस्कान को बहू के रूप में स्वीकार करोगे? केशव की बात सुनकर रामदास कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है केशव कि तुम हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहते हो, लेकिन मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। मैं अभी अमन की शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। अरे भाई, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी हालत मुझे पता है, और मैं कौन सा बहुत बड़ा धनवान हूं। मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी ही है। लेकिन भाई, तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों शादी लायक हो गई हैं। अगर तुम मेरी बड़ी बेटी को स्वीकार कर लोगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। फिर मैं आराम से अपनी छोटी बेटी का भी विवाह कर पाऊंगा। इसलिए ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। और तुम चिंता मत करो, हम शादी पूरे 6 महीने बाद करेंगे। अब बताओ रामदास, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ केशव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम पूरे 6 महीने बाद शादी करते हैं तो सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हम ठीक 6 महीने बाद दोनों का विवाह कर देंगे। लेकिन रामदास, तुम अपने बेटे अमन से भी पूछ लेते, कहीं उसे मेरी बेटी पसंद न हो और वो बाद में मना कर दे। केशव, मेरा अमन कभी मुझे मना नहीं करता। मैं जैसा कहूंगा वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, उसे ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। तो फिर आज से हम सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि समधी भी बन गए हैं। मुबारक हो मेरे भाई। इतना कहकर केशव वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अमन घर आता है। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त केशव की बेटी मुस्कान के साथ पक्का कर दिया है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? बताओ बेटा। आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आप जो करेंगे सब अच्छा ही होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पिताजी, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। रामदास अपने बेटे की यह बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन उसी नदियापुर गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था, जिसकी नजर रामदास के छोटे से खेत और उसके घर पर थी। एक दिन वह जमींदार रामदास के पास आता है। रामदास, मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे की शादी करने वाले हो। देखो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी जमीन मुझे बेच दो। बदले में मैं तुम्हें अच्छा पैसा दे दूंगा, जिससे तुम अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर सकोगे। सेठ जी, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं
कि मैं अपने खेत और घर को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। यही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। ये घर मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार और सोच लो रामदास, मैं तुम्हें जमीन की दुगनी कीमत दूंगा। तुम उन पैसों से नया घर बना लेना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं सेठ जी, दुगनी क्या, आप मुझे 10 गुना पैसे भी दे दे, फिर भी मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। ठीक है रामदास, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर मन बदल जाए तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर कालू सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक चाल चल रही थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं। अब रामदास के खेतों की फसल कमजोर होने लगती है। पिताजी, अब खेतों में वो पहले वाली बात नहीं रही। पहले किसी तरह हमारा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब हालात खराब होते जा रहे हैं। फसल पहले से कमजोर हो रही है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है, तो हम शादी कैसे कर पाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? फसल अचानक कमजोर क्यों होने लगी? जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। पिताजी, पहले बारिश समय पर होती थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब बारिश कभी भी हो जाती है, इसी कारण फसल खराब हो जाती है और बहुत कम पैसे इकट्ठा हो पाते हैं। हाँ अमन, तुम सही कह रहे हो। फसल कमजोर होने का यही एक कारण है। लेकिन बेटा, अब शादी को केवल 2 महीने बचे हैं। कुछ तो करना होगा। दोनों बाप बेटा गहरी सोच में पड़ जाते हैं और देखते ही देखते समय बीतता जाता है। अब शादी को केवल 1 महीना रह जाता है। एक दिन अमन खेतों में काम करने चला जाता है। उधर घर पर अकेले बैठे रामदास के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखते ही देखते पूरे 5 महीने बीत गए और अब केवल 1 महीना बचा है। फसल से भी मुश्किल से घर चलाने लायक पैसे आते हैं और मैं केशव से वादा भी कर चुका हूं कि मैं उसकी बेटी का विवाह अपने बेटे से करवाऊंगा। मुझे कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा। हाँ, एक काम करता हूं, कालू सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आता हूं। इसी चिंता में डूबा हुआ रामदास कालू सेठ के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अपने बेटे की शादी करनी है। अभी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। कृपया मुझे थोड़े समय के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है रामदास, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ न कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। एक काम करो, अपनी जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रख दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। नहीं सेठ जी, मैं अपनी जमीन के कागज आपको नहीं दे सकता। वो मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकता। अरे रामदास, कागज लेने से क्या तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी? जमीन तो तुम्हारे ही नाम रहेगी। मैं तो बस भरोसे के लिए कागज मांग रहा हूं। जब तुम मेरे पैसे लौटा दोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे कागज वापस कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। तो बताओ, कितने पैसों की जरूरत है? सेठ जी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। बेटे का विवाह जो करना है। कालू सेठ तुरंत उसे 5,000 रुपये दे देता है। रामदास पैसे लेकर घर आता है और उन्हें अलमारी में सुरक्षित रख देता है। वह अपने बेटे अमन के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी अचानक रामदास के पेट में तेज दर्द उठता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती और कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद अमन घर लौटता है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? पिताजी, आंखें खोलिए। अमन अपने पिता को बेहोशी की हालत में देखकर बहुत घबरा जाता है। वह तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर रामदास की जांच करता है और कुछ ही पलों बाद एक ऐसी खबर देता है। अमन, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी। अचानक उनकी मौत कैसे हो सकती है? आप एक बार फिर से देखिए और कह दीजिए कि यह सब झूठ है। नहीं, मैं अपने पिताजी के बिना नहीं जी सकता। डॉक्टर अमन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता था। रामदास इस दुनिया को छोड़ चुका था। अमन के सिर से उसके पिता का साया उठ चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद रामदास का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। अब अमन बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन वह घर की अलमारी खोलता है और उसे वहां 5,000 रुपये मिलते हैं। हे भगवान, ये पैसे यहाँ कैसे आए? ये पैसे पिताजी ने ही रखे होंगे, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। जरूर पिताजी ने मेरी शादी के लिए किसी से उधार लिए होंगे। एक काम करता हूँ, पूरे गांव में पूछता हूँ कि ये पैसे किसने दिए हैं, और जिसे भी ये पैसे देने हैं मैं लौटा दूंगा। अब तो पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और अब शादी करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे पिताजी ही मेरी पूरी दुनिया थे। मेरे सिर पर बस उनका ही साया था, और अब वो भी नहीं रहा। अब शादी को केवल 15 दिन बचे हैं। अभी तो पिताजी को गुजरे कुछ ही दिन हुए हैं और मैं शादी कर लूं। नहीं, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। अमन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां कालू सेठ आ जाता है। कैसे हो बेटा अमन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी सेठ जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन पिताजी के बिना पूरा घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए पिताजी ही मेरा सब कुछ थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अपने आप को संभालो बेटा। जो होना था वो हो गया। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। कुछ पल चुप रहने के बाद कालू सेठ असली बात पर आता है। बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। मुझे पता है ये समय ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी के लिए मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब तुम्हें ही वो पैसे चुकाने होंगे। नहीं सेठ जी, पिताजी ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे अलमारी से 5,000 रुपए मिले हैं। मुझे लगा ये पैसे आपके ही होंगे, लेकिन अगर 10,000 थे तो बाकी के 5,000 कहाँ गए? बेटा अमन, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी के लिए पैसे चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिले हैं। बाकी पैसों के बारे में तो तुम्हारे पिताजी ही जानते होंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने बाकी पैसे शादी की तैयारी में खर्च कर दिए होंगे। अमन पूरी तरह घबरा जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सेठ जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अभी तो मेरे पास केवल 5,000 रुपए हैं, आप ये रख लीजिए। बाकी के 5,000 मैं मेहनत करके चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तुम्हारी शादी के लिए हैं। तुम्हारी शादी में तो केवल 15 दिन बचे हैं। मुझे इन पैसों की अभी कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले शादी कर लो, बाद में आराम से मेरे पैसे लौटा देना। नहीं सेठ जी, मैं अब ये शादी नहीं करूंगा। मुझे इन पैसों की भी कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें ले जाइए। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। एक बार उस लड़की के बारे में भी तो सोचो, उसका क्या होगा? तुम्हारी शादी को केवल 10 दिन बचे हैं। अगर तुमने ये शादी तोड़ दी तो उसकी बदनामी हो जाएगी। और बेटा, ये शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। तुम्हें इसे जरूर पूरा करना चाहिए। और देखो, तुम अभी बिल्कुल अकेले हो। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी का सहारा मिल जाएगा। कालू सेठ की बातों में आकर अमन का दिल बदल जाता है। जी सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी की यही आखिरी इच्छा थी। मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद अमन और मुस्कान की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो जाती है। मुस्कान बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की थी। वह अमन का हर तरह से ख्याल रखती थी।
धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक दिन अचानक कालू सेठ फिर से अमन के घर पहुंचता है। अरे अमन, तुमने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए। कब दोगे मेरे पैसे और कितने दिन इंतजार करना होगा? जी सेठ जी, मैं आपके पैसे दे दूंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मुझे नहीं लगता अमन कि तुम मेरे पैसे दे पाओगे। अब तुम्हारे खेतों में तो फसल भी नहीं होती, तो तुम पैसे कहां से लाओगे? एक काम करो, अपना घर और खेत मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम मेरा कर्ज भी चुका पाओगे। नहीं सेठ जी, मैं अपना घर और खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और उन्होंने भी आपको कई बार मना किया था। मुझे पता है कि पिताजी ने आपसे पैसे लिए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी जमीन आपको दे दूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, लेकिन याद रखना ठीक 1 महीने में पैसे चाहिए, वरना तुम्हारी जमीन के कागज मेरे पास हैं। ठीक है सेठ जी, मैं 1 महीने बाद आपके पैसे चुका दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर कालू सेठ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अमन की पत्नी मुस्कान चिंता में उससे बात करती है। अरे सुनते हो जी, खेत से तो हमारा घर ठीक से चल ही नहीं पाता, तो हम उस कालू सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुस्कान, तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है कि वह हमारी सहायता जरूर करेंगी। मैं इस बार और अच्छे तरीके से फसल उगाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना सब कहकर अमन सीधा माता रानी के मंदिर की ओर चल पड़ता है। मंदिर में पहुंचकर वह श्रद्धा से हाथ जोड़ता है। हे माता रानी, मेरी सहायता करो, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका लिया हुआ कर्ज आज भी मेरे सिर पर है। माँ, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूँ, लेकिन मेरी फसल इतनी नहीं होती कि घर का खर्च भी ठीक से चल सके। कर्ज चुकाना तो मेरे लिए एक सपना बन गया है। हे माँ, मुझे हिम्मत दीजिए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। अमन अपनी प्रार्थना में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी अचानक मंदिर के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। अरे तुम, हाँ तुम ही, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तुम्हें कल रात भी मंदिर के आसपास घूमते हुए देख चुका हूँ। जी, मैं रोज यहाँ आता हूँ, माता रानी के दर्शन करने और अपनी परेशानियाँ बताने। परेशानियां बताने या फिर मंदिर में चोरी करने? सीधा सीधा बताओ, दान पेटी से जो पैसे गायब हुए हैं वो तुमने ही लिए हैं ना? क्या? नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। कल रात मंदिर बंद होने के बाद भी तुम यहीं थे। अगर चोरी तुमने नहीं की तो फिर कौन करेगा? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं यहाँ अपनी मजबूरी लेकर आया था। मेरे पिताजी नहीं रहे, उनका कर्ज मेरे ऊपर है। मैं माता रानी से मदद मांगने आया था, चोरी करने नहीं। हर चोर यही कहानी सुनाता है, गरीबी का बहाना बनाता है और फिर चोरी करता है। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि भूखा रह लेना, लेकिन कभी गलत रास्ता मत अपनाना। मैं उनकी सीख को कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम सच बोल रहे हो तो खुद को निर्दोष साबित कैसे करोगे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं है साहब, बस मेरा सच और माता रानी पर भरोसा है। वो सब देख रही हैं। अगर मैंने चोरी की है तो मुझे सजा जरूर मिले, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो सच्चाई भी जरूर सामने आएगी। अमन, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे साथ, अब सीधा मुखिया जी के पास चलते हैं, वहीं सच का फैसला होगा। मोतीलाल अमन को पकड़कर पंचायत में ले जाता है।
मुखिया जी, इस अमन ने मंदिर की दान पेटी से बहुत सारे पैसे चुराए हैं। आप इसे कहिए कि अभी के अभी सारे पैसे वापस लौटा दे। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ बोल रहा है। मैं मंदिर में चोरी करने नहीं गया था। मैं तो वहां माता रानी के दर्शन करने और अपनी परेशानियां बताने गया था। मुखिया जी, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। अगर आपको सच जानना है तो मेरे पास गवाह भी है। आप कालू सेठ से पूछ लीजिए, वो खुद सब कुछ देख चुका है। जी मुखिया जी, मोतीलाल बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने अपनी आंखों से अमन को मंदिर में चोरी करते हुए देखा है। दान पेटी से पैसे निकालते समय वही वहां था। और मुखिया जी, एक बात और, अमन ने मुझसे पहले ही काफी पैसे उधार ले रखे हैं, लेकिन अब ये उन्हें चुका नहीं पा रहा। मुझे पूरा यकीन है कि इसी वजह से इसने चोरी की है। तो ये बात है कालू सेठ जी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ताकि आप मेरी जमीन और मेरा घर छीन सकें। और ये मोतीलाल, ये भी आपके साथ मिला हुआ है। ये आप दोनों की सोची समझी चाल है। देखा मुखिया जी, अब ये हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। चोर ऊपर से सीना जोरी कर रहा है। मुखिया जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह रहा है। सच तो यही है कि इसने चोरी की है। मुखिया जी, आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये झूठ बोल रहा है। आप अपना फैसला सुनाइए। हमने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुन ली है। अमन, मोतीलाल और सेठ के पास गवाह है, जिसके अनुसार तुझे मंदिर की दान पेटी से पैसे निकालते हुए देखा गया है। इससे यह साबित होता है कि तुम पर शक मजबूत है। इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। तुमने जितने भी पैसे मंदिर से निकाले हैं, उन्हें वापस जमा कर दो। तुम्हारे पास केवल 1 महीने का समय है, वरना तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। यह फैसला सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसने कभी गलत काम नहीं किया, आज वही चोर साबित कर दिया गया। अमन बहुत दुखी और निराश होकर वहां से अपने घर लौट आता है। अब क्या होगा स्वामी? पहले तो कालू सेठ का कर्ज था और अब हम पर चोरी का इल्जाम भी लग गया है। आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? माता रानी हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं? इतने सारे पैसे हम कहां से लाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुस्कान, मुझे पता है कि इस समय सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। वो हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएंगी। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। समय बीतता जा रहा था। अमन अपने ऊपर लगे झूठे आरोप और कर्ज के बोझ के बावजूद मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसके जीवन की सच्चाई सबके सामने ला देगा। एक दिन कालू सेठ का बेटा राकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल की ओर घूमने निकल जाता है। शुरू में सब कुछ मजेदार लगता है। पेड़, पक्षियों की आवाजें, ठंडी हवा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वाह, यहाँ तो कितना मजा आ रहा है। गांव से कहीं ज्यादा अच्छा है ये जंगल। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। लेकिन खेलते खेलते राकेश अपने दोस्तों से काफी दूर निकल जाता है। अरे ये सब लोग कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। मैं तो सच में अकेला रह गया। अब जंगल और भी घना हो चुका था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी और तभी झाड़ियों में अचानक हलचल होती है। राकेश डरकर पीछे हटता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कौन है वहां? कृपया बाहर आओ, मुझे मत डराओ। तभी झाड़ियों के पीछे से एक एक करके 4 भेड़िए बाहर निकलते हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे
राकेश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट। तभी उसी रास्ते से अमन अपने खेतों से लौट रहा था। उसके कानों में अचानक बचाओ, किसी बच्चे की कोई चीख बचाओ, पड़ती है। मुझे यहाँ से निकालो, कोई है, मेरी मदद करो। ये आवाज किसी बच्चे की लग रही है। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे तुरंत वहां जाना होगा। अमन बिना एक पल गंवाए तेजी से उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। जैसे ही अमन वहां पहुंचता है, उसकी नजर सामने के दृश्य पर पड़ती है। अरे, ये तो कालू सेठ का बेटा राकेश है और ये भेड़िए इसे घेर चुके हैं। भैया, मुझे बचा लो, मैं बहुत डर गया हूँ, ये मुझे मार देंगे। डर मत राकेश, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालूंगा, ये मेरा वादा है। अमन तुरंत पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाता है और पूरी हिम्मत के साथ भेड़ियों की तरफ बढ़ता है। भेड़िए हार मान लेते हैं और धीरे धीरे जंगल के अंदर भाग जाते हैं। भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं तो समझ गया था कि आज मैं नहीं बचूंगा। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। नहीं राकेश, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और इंसानियत यही सिखाती है कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करनी चाहिए। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। घर पर जब कालू सेठ को यह खबर मिलती है। राकेश, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पिताजी, आज अगर अमन भैया नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बचता। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। उस रात कालू सेठ को नींद नहीं आती। बार बार उसके सामने वही दृश्य आता है। अमन अपने बेटे राकेश की जान बचा रहा है। मैंने ये क्या कर दिया? जिस लड़के को मैंने चोर कहा, जिस पर मैंने झूठा इल्जाम लगाया, आज उसी ने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं कितना गिर गया हूं। अपने लालच में मैंने एक सच्चे इंसान की इज्जत तक छीन ली। हे भगवान, मैं इतना अंधा कैसे हो गया? कालू सेठ पूरी रात बेचैन रहता है और आखिरकार एक फैसला करता है। नहीं, अब और नहीं। मुझे अपनी गलती सुधारनी ही होगी। मुझे सच सबके सामने लाना होगा, चाहे मेरी कितनी भी बदनामी क्यों ना हो। सुबह होते ही कालू सेठ सीधे पंचायत में पहुंच जाता है। मुखिया जी वहां मौजूद होते हैं। अरे सेठ जी, आप इतनी सुबह सुबह पंचायत में? कोई खास बात है क्या? मुखिया जी, आज मैं यहाँ कोई शिकायत लेकर नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा सेठ जी? साफ साफ बताओ। मुखिया जी, अमन निर्दोष है। उसने कोई चोरी नहीं की। मंदिर से पैसे मैंने ही चुरवाए थे और झूठा इल्जाम अमन पर लगाया था। सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने इतना बड़ा झूठ बोला, एक निर्दोष इंसान को बदनाम किया। हाँ मुखिया जी, मैंने ये सब अपनी लालच में किया। मैं अमन की जमीन और घर हड़पना चाहता था, इसलिए मैंने उसे फंसाने की साजिश रची। लेकिन कल जब अमन ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बेटे को बचाया, तब मुझे अपनी असली गलती का एहसास हुआ। जिसे मैं बुरा समझ रहा था, वो तो असल में बहुत बड़ा इंसान निकला। तभी अमन भी वहां पहुंच जाता है। अमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें बदनाम किया, तुम्हारी इज्जत छीनी, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई। मैं माफ करने लायक नहीं हूं, फिर भी अगर हो सके
तो मुझे माफ कर दो। सेठ जी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले वो सबसे बड़ा होता है। मैं आपको माफ करता हूं। बस आगे से कभी किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा। सेठ जी, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आपने अपनी गलती मान ली, इसलिए पंचायत ये फैसला सुनाती है, आप तुरंत मंदिर के सारे पैसे वापस करेंगे और पूरे गांव के सामने अमन से माफी मांगेंगे। जी मुखिया जी, मैं आपकी हर सजा स्वीकार करता हूँ। उस दिन पूरे गांव के सामने सच की जीत हुई। अमन की इज्जत वापस मिली और कालू सेठ को अपने कर्मों का एहसास। सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और जो इंसान बुराई के बदले भी अच्छाई करता है, वही असली हीरो होता है। किसी के साथ अन्याय करके आप जीत नहीं सकते, क्योंकि सच एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। याद रखिए, बुराई चाहे जितनी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।